नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर की। ये सिर्फ ताप्ती नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, बल्कि यहाँ मुगल काल की एक ऐसी चमत्कारी भूजल इंजीनियरिंग प्रणाली मौजूद है जो बिल्कुल शून्य लागत पर और पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सिद्धांत पर काम करती है। जरा सोचिए, उस दौर में जब कोई भारी भरकम डिग्रियां वाले इंजीनियर या मशीनें नहीं थीं, तब उन्होंने पानी और मौसम को समझकर एक ऐसा मास्टरपीस तैयार कर दिया था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? ये भूमिगत मशीन पिछले 350 सालों से बिना रुके काम कर रही है। जी हाँ, 3.5 सदियां बीत चुकी हैं और ये प्राचीन जल प्रणाली बिना एक भी इलेक्ट्रिक मोटर या पंप के आज भी लगातार ताज़ा पानी मुफ्त में सप्लाई कर रही है। मतलब ये सच में एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए ऐतिहासिक जल प्रबंधन के इस रहस्य को डिकोड करते हैं और सीधे 17वीं शताब्दी के इतिहास में चलते हैं, ये समझने के लिए कि इस बेजोड़ प्रणाली की शुरुआत आखिर कैसे और क्यों हुई। उस समय बुरहानपुर महज एक व्यापारिक केंद्र नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य का एक बेहद महत्वपूर्ण बॉर्डर गैरिसन यानी सैन्य छावनी था। उस वक्त शहर की आम आबादी करीब 30,500 हुआ करती थी, लेकिन छावनी में 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात थे। अब जाहिर सी बात है, इतनी विशाल सेना के लिए रोजाना पानी की भारी मांग को पूरा करना कोई आसान काम तो था नहीं। अब यहीं से नदी के पानी से जुड़े खतरे और एक शानदार प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहलू सामने आता है। यहाँ एक बड़ा सवाल मन में आ सकता है, जब शहर के ठीक बगल से ताप्ती जैसी विशाल नदी बह रही थी, तो जमीन के नीचे इतनी जटिल सुरंगें बनाने की भारी मेहनत की ही क्यों गई? सीधा नदी से पानी क्यों नहीं लिया गया? असल में ताप्ती नदी कई ऐसे इलाकों से होकर गुजरती थी जहां अलग अलग शासकों का राज था। युद्ध के समय दुश्मनों द्वारा नदी के पानी में जहर मिलाने का एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा बना रहता था। सिर्फ नदी के पानी के भरोसे बैठने का मतलब था बहुत बड़ा रिस्क लेना। इसी भयंकर सुरक्षा खतरे से निपटने के लिए एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और सुरक्षित ग्राउंड वाटर सोल्यूशन खोजना बिल्कुल जरूरी हो गया था। तो आइए अब बात करते हैं मुगलकालीन भूमिगत जल इंजीनियरिंग की और देखते हैं उस दौर की वो शानदार वैज्ञानिक महारत जिसने इस पूरी चुनौती को ही पलट कर रख दिया। कहानी शुरू होती है साल 1615 से। एक फारसी जियोलॉजिस्ट थे तबकतुल अर्ज, जिन्होंने सतपुड़ा पहाड़ियों के भूजल स्रोतों की गहराई से मैपिंग की। इसके बाद सूबेदार अब्दुल रहीम खान को इस विशाल प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का जिम्मा सौंपा गया। कुल 8 ओरिजिनल प्रणालियां बनाई गईं। आज की बात करें तो उनमें से 2 पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन 3 अभी भी बुरहानपुर को पानी दे रही हैं और बाकी 3 बहादुरपुर गांव और राव रतन महल की प्यास बुझाती हैं। जमीन के नीचे इस पानी का सफर सच में बेहद दिलचस्प है। सतपुड़ा पहाड़ियों के सोर्स से पानी मूल भंडारा और चिंताहरण में आता है, फिर ये आगे खूनी भंडारा की ओर बढ़ता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि सुख भंडारा, जो जमीन से 30 मीटर नीचे गहराई में स्थित है, वो भी अपना पानी इस सिस्टम में जोड़ता है और अंत में ये सब जलीकरंज नाम के रिजर्वायर में जमा होता है। यहाँ एक और बहुत ही अनोखी चीज बनाई गई, कूपक या कहें तो एयर शाफ्ट्स। सुरंगों में पानी के बहाव को बनाए रखने और वेंटिलेशन के लिए हर 20 मीटर की दूरी पर हवा आने जाने के लिए ये कूपक बनाए गए थे। ये शाफ्ट्स ग्रेविटी से बहने वाले पानी को ठहरने नहीं देते, जिससे पानी साल भर एकदम साफ रहता है। यकीन मानिए, आज भी वहां के लोग इन कूपकों का इस्तेमाल बिल्कुल सामान्य कुएं की तरह ही करते हैं। इसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी अपने आप में एक मिसाल है। 1 मीटर मोटी मजबूत दीवारें बनाई गईं, लेकिन जीनियस बात यह थी कि उन दीवारों में जगह जगह छेद छोड़े गए ताकि जमीन का पानी रिसकर सुरंग में आता रहे। और मुगल काल में जलीकरंज से शहर तक जो पानी जाता था, वो मिट्टी के पाइपों से जाता था, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने लोहे के पाइपों से बदल दिया। तो ये तो थी वो शानदार ऐतिहासिक कामयाबी। लेकिन अब आधुनिकीकरण के कारण इस प्राचीन धरोहर को जो खतरा पैदा हुआ है, वो कहानी को एक बेहद दुखद मोड़ देता है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। मुगल काल में ये प्रणाली रोजाना 1 करोड़ लीटर यानी 10 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई करती थी, लेकिन 1976 के बाद से भारी लापरवाही के चलते इसकी क्षमता घटकर महज 15 लाख लीटर रोजाना रह गई है। कहाँ 1 करोड़ लीटर और कहाँ सिर्फ 15 लाख? ये सच में हमारे मॉडर्न समाज की एक बहुत बड़ी नाकामी है। अब सवाल है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे? इसके पीछे पर्यावरण से जुड़े कई बड़े खतरे हैं। सबसे पहले अंधाधुंध ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे गिर गया है।
दूसरा, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम होने के कारण उन रिसाव वाले छेदों में 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी परतें जम गई हैं, जिससे पानी का आना ब्लॉक हो गया है। तीसरा बड़ा कारण है नेपानगर पेपर मिल की वजह से हुआ वनों का कटाव। और चौथा, सदियों से इन सुरंगों की ठीक से सफाई ही नहीं हुई है, जिससे अंदर भारी मात्रा में गाद जमा हो गई है। और बात सिर्फ पानी के कम होने तक सीमित नहीं है, बात इसमें जहर घुलने की भी है। जरा सोचिए, बुरहानपुर ताप्ती टेक्सटाइल मिल का केमिकल वाला गंदा पानी जलीकरंज के पास छोड़ा जा रहा है। पास के चूना कारखाने की धूल खुले कुंडों में जा रही है। लोग जलाशयों पर कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, जिसका डिटर्जेंट सीधे पानी में मिल रहा है। और तो और रेलवे स्टेशन के पास वाले कुंड टूट चुके हैं, जहां बारिश और नालियों का गंदा पानी सीधे इस प्राचीन और शुद्ध जल प्रणाली में गिर रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसी विडंबना को नगरपालिका के इंजीनियर जी.एस. पाटिल का ये बयान बहुत अच्छे से समझाता है। आज इस शहर को रोज 90 लाख लीटर पानी चाहिए और इसके लिए वे 76 लाख लीटर से ज्यादा पानी ट्यूबवेल से खींच रहे हैं, जबकि उनके पैरों के ठीक नीचे ये मुफ्त ग्रेविटी पर चलने वाला सिस्टम मौजूद है, जो आसानी से 18 लाख लीटर तक अतिरिक्त पानी रोज दे सकता है। कितनी अजीब बात है ना कि प्रशासन को अपने ही शहर की इस अनमोल धरोहर की असली कीमत समझने में इतना लंबा वक्त लग गया। चलिए, अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और जूम आउट करते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की अन्य ऐतिहासिक जल प्रणालियों के बारे में, जो इसी भूली बिसरी विरासत का अहम हिस्सा है। ये देखना सच में अद्भुत है कि हमारे यहाँ के लोगों को सदियों से जलवायु और मिट्टी की कितनी गहरी समझ थी। जबलपुर और नरसिंहपुर की हवेली प्रणाली को ही ले लीजिए, जहां ऊंचे बांध बनाकर बारिश का पानी बुवाई तक रोका जाता है। सांची का जल ब्रह्मांड तो ईसा से 3 सदी पुराना है, जहां पहाड़ी पर 3 जलाशय एक दूसरे से कमाल के तरीके से जुड़े हुए थे। और झाबुआ में भील आदिवासियों की पाट प्रणाली को देखें, जहां वे बहते पानी को महज 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचे बांध बनाकर सीधे अपने खेतों तक मोड़ देते हैं। ये सभी प्रणालियां क्लाइमेट की समझ का एक बेजोड़ स्वदेशी नमूना है। तो भविष्य के लिए हमारे पास क्या महत्वपूर्ण सबक हैं? चलिए इस विश्लेषण के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 350 साल पुरानी बिल्कुल मुफ्त और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का ये अद्भुत अजूबा बच पाएगा, या फिर ये आधुनिक समाज की लापरवाही के चलते महज इतिहास की किताबों का एक किस्सा बनकर रह जाएगा? हमारे आज के अर्बन प्लानर्स और इंजीनियरों को इस प्रणाली के पूरी तरह नष्ट होने से पहले इस 350 साल पुराने ब्लूप्रिंट से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।